फेसबुक लाइव में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग फेसबुक लाइव में दो प्रोग्राम करेंगे और उसमें पहला प्रोग्राम अभी नेताजी सुभाष चंद्र बोस पर है और दूसरा प्रोग्राम ट्रैक्टर रैली और जनतंत्र और मोदी की भूमिका पर है। पहले हम लोग नेताजी के बारे में बातचीत करना चाहते हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि नेताजी के जन्मदिन पर इस समय बंगाल में तो खैर बड़े स्केल पर प्रोग्राम होते हैं, भारत में कम। क्यों कम होते हैं ये मेरे लिए अभी भी मिस्ट्री है। फिर भी नेताजी सुभाष चंद्र बोस पर बोलने के लिए बहुत कुछ है। मेरे लिए नेताजी सुभाष चंद्र बोस का मतलब, और मेरे लिए नहीं, स्वयं नेताजी के लिए उनके राजनीतिक विचारों के संदर्भ में जो अर्थ है वह अर्थ आज गायब हो चुका है। सब लोग जानते हैं अच्छी तरह से। भारत सरकार ने इसे पराक्रम दिवस के तौर पर मनाने का फैसला किया है आज के दिन को। दिलचस्प बात यह है कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस की रचनावली उपलब्ध है, उनका सारा लेखन उपलब्ध है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की रचनावली में कहीं पर भी पराक्रम शब्द का इस्तेमाल नहीं है। नेताजी पराक्रम जैसे शब्द का इस्तेमाल नहीं करते थे। वो चाहे उन्होंने आजाद हिंद फौज का गठन किया, स्वाधीनता आंदोलन में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा की, लेकिन वे अपने काम को पराक्रम की तरह नहीं देखते थे। तो पहली जो शिक्षा ग्रहण करने की जरूरत है कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जो स्पिरिट है, उस स्पिरिट को सही ढंग से पकड़ने की जरूरत है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की स्पिरिट को अगर आप सही ढंग से नहीं पकड़ेंगे तो दिक्कत होगी। फेसबुक पर जो लोग आए दिन समाजवाद को पानी पी पी कर गालियां देते हैं, नरेंद्र मोदी, अमित शाह वगैरह वगैरह, तो अभी आज तो पराक्रम दिखा के एकदम ढेर कर देंगे पूरे देश का। नेताजी के लिए पराक्रम महत्वपूर्ण नहीं था, नेताजी के लिए आजादी महत्वपूर्ण थी। और आजादी शब्द से तो ये नफरत करते हैं। आप सिर्फ इन लोगों के खिलाफ में, सरकार के खिलाफ में सिर्फ आजादी शब्द का इस्तेमाल करके देखिए आप, फिर देखिए कैसे ततैया की तरह भागते फिरते हैं ये। नेताजी के लिए, जिस चीज के लिए नेताजी ने प्रयत्न किया, सारी जिंदगी लड़ाई लड़ी, वह चीज थी आजादी, पराक्रम नहीं। नेताजी के विचारों की जो जमीन है वो पराक्रम नहीं है, सेना नहीं है, आजाद हिंद सेना नहीं है। नेताजी के विचारों की प्रेरणा स्रोत है समाजवाद। और नेताजी ने एक नहीं दसियों बार इस बात को कहा है। और नेताजी का समाजवाद कितना ताकतवर था आप इसी से समझ सकते हैं कि नेताजी ने कांग्रेस के अंदर अध्यक्ष पद का चुनाव जीता, महात्मा गांधी को उम्मीदवार को हरा के। गांधी बड़े आहत हुए थे, गांधी ने निजी पराजय के तौर पर देखा था उसे। तो नेताजी के विचार से माइनस करके नेताजी पर बात नहीं हो सकती। हम नेताजी पर बात करेंगे, आजाद हिंद फौज पर बात करेंगे, लेकिन हम विचारों पर बात नहीं करेंगे। अरे ये कैसा भाई व्यक्तित्व विश्लेषण है? यह कैसी मूर्ति पूजा है जिसमें कि मूर्ति पर तो माला चढ़ाएंगे,
लेकिन विचारों को रौंदेंगे। नेताजी के विचारों का प्रेरणा स्रोत, जिसको कि नेताजी ने बार बार रेखांकित किया, वह था समाजवाद। वे समाजवाद को मानते थे, समाजवाद को जीते थे। वे सोवियत संघ की अक्टूबर क्रांति से, 1917 की अक्टूबर क्रांति से गहरे प्रभावित थे। वे दुनिया के क्रांतिकारियों से प्रभावित थे। नेताजी बाय बर्थ क्रांतिकारी थे और आजीवन क्रांतिकारी रहे। नेताजी ने अनुनय विनय नहीं की किसी के सामने। जरा कागज उठा के देखें, हम लोग किताबें उठा के देखें। नेताजी ने अपनी शर्तों पर हर एक से बात की, अपने विचारों की शर्तों पर हर एक से बात की। तो नेताजी के बारे में आज जब हम बात करें तो हम एक चीज ध्यान रखें कि नेताजी के लिए सबसे मूल्यवान चीज है पराक्रम नहीं, फ्रीडम। स्वाधीनता के लिए वो लड़े थे। वो पराक्रम हासिल करने के लिए और पराक्रम प्रूफ करने के लिए वो नहीं लड़े थे। उन्हें सिद्ध नहीं करना था कि वो पराक्रमी है। नेताजी की जो अप्रोच, वो जो उनका फेमस भाषण है, जिसे बाद में मैं आपके फेसबुक पे फिर दोबारा शेयर करूंगा, मैं पहले भी शेयर कर चुका हूं, वो मेरी फीडबैक पोस्ट में है, आप लोग देख सकते हैं जाके। वो उस हिस्टोरिकल भाषण में जिसमें कि नेताजी ने सारे देश की जनता से आह्वान किया, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। तो आजादी के लिए, स्वाधीनता के लिए, स्वाधीनता के दास के लिए कौन सी चीज सबसे बड़ी जरूरी है? पराक्रम नहीं, अधिकतम बलिदान। आप कितनी कुर्बानी कर सकते हैं। आजादी के लिए अधिकतम दूसरी चीज जरूरी है, व्यापक लामबंदी। आप ज्यादा से ज्यादा लोगों को कितना गोलबंद कर सकते हैं। तो नेताजी ने जो सबसे महत्वपूर्ण औजार दिए कि अगर हमें आजादी हासिल करनी है, आजादी को बचा के रखना है, तो हमें अधिक से अधिक सैक्रिफाइस के लिए तैयार रहना होगा, सैक्रिफाइस देनी होगी। और ये जो सैक्रिफाइस देने के लिए प्रेरणा देना, ये विचार सैक्रिफाइस का कहां से आता था नेताजी के पास? नेताजी के जमाने में तो वो तमाम लोग थे जो आरएसएस के फाउंडर थे, और उनसे भी ज्यादा ताकतवर लोग थे। मदन मोहन बाल भी थे, हेडगे बार थे, और दूसरे लोग भी थे। लेकिन नेताजी किसी से प्रभावित नहीं हुए। नेताजी यहां तक कि गांधी अनचैलेंज लीडर थे। नेताजी गांधी जी को बेहद प्यार करते थे, लेकिन नेताजी गांधी जी के विचारों को नहीं मानते थे। नेताजी ने की कुर्बानी के जज्बे की महात्मा गांधी ने कई बार प्रशंसा की है, लेकिन नेताजी ने कहा था कि मैं किससे प्रभावित हूं? देशबंधु चित्तरंजन दास से, महात्मा गांधी से नहीं। तो नेताजी के लिए महत्वपूर्ण कौन सी चीज थी? दूसरी, पॉपुलिज्म, लोकप्रियता सबसे महत्वपूर्ण नहीं थी। उनके लिए सचेतनता सबसे महत्वपूर्ण थी। और ये जो चीज है, ये चीज हम अभी तक पकड़ने में असमर्थ रहे हैं। हम भी अभी भी पॉपुलिज्म के शिकार होते हैं। अब आप सोचिए, गांधी जी के सामने ये खड़े होकर कहना कि मैं देशबंधु चित्तरंजन दास से प्रभावित हूं, यह अपने आप में बहुत मायने रखती है चीज। तो नेताजी के दृष्टिकोण का जो दूसरा महत्वपूर्ण एलिमेंट था आजादी के बाद, वो एलिमेंट था सामाजिक सचेतनता। नेताजी ने सामाजिक सचेतनता के आधार पर पॉपुलिज्म को चुनौती दी, और गांधी जी के वर्क्स अपनी पूरी की पूरी पर्सनालिटी का विकास किया। गांधी जी के कैंडिडेट को उन्होंने बाकायदा कांग्रेस के अंदर अध्यक्ष पद पर हराया। गांधी ने जिस कैंडिडेट के लिए वोट मांगे, वह कांग्रेस में चुनाव हारा। और क्यों चुनाव हारे और किस बात पर चुनाव हारे? समाजवाद के विषय पर। हिंदुस्तान के विकास का, हिंदुस्तान की गरीबी, बदहाली, भूखमरी का एकमात्र समाधान है समाजवाद, पराक्रम नहीं।
ये गलतफहमी दिमाग से निकाल दें हम लोग। हम लोगों ने एक कुप्रचार करना शुरू कर दिया है कि अब हर एक को, हर नेता को उसके विचारों से मुक्त करो, जो कि आरएसएस कर रहा है और नरेंद्र मोदी भी कर रहे हैं। नेताजी के विचारों की कोई भी कल्पना समाजवाद के बिना संभव ही नहीं है। एक और चीज है, वह जो फेमस भाषण जिसमें तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, जो जिस बात को कहा था, उसमें उन्होंने एक और बात कही थी। उन्होंने कहा देखो मेरे पास में मैन, मटेरियल और मनी, ये तीनों चीज तो हैं, लेकिन इन तीनों चीजों से आजादी नहीं मिल सकती। आजादी के लिए चाहिए कोई प्रेरणा स्रोत, कोई प्रेरक विचार, उसके लिए चाहिए इच्छा शक्ति। उस प्रेरक विचार को जीने के लिए एक इच्छा शक्ति। तो हम में अगर लोकतंत्र के लिए इच्छा शक्ति नहीं होगी, और लोकतंत्र को हासिल करने के लिए जो प्रेरक विचार है वह कौन सा है? समाजवाद। और यही वजह थी कि उनको अलग से फॉरवर्ड ब्लॉक बनानी पड़ी। भारत के लिए कौन सी चीज चाहिए? स्वतंत्रता का रस लेने के लिए, स्वतंत्र रूप से जीने के लिए, भारत को स्वतंत्र करने के लिए कौन सी चीज जरूरी है? स्वतंत्रता को जीने की इच्छा शक्ति जरूरी है। हम लोगों ने आजादी की इच्छा शक्ति को दफन कर दिया है। वोट दे आए, सरकार चुन दी, अब हमें आजादी की जरूरत नहीं है, अब हम गुलाम की तरह रहेंगे। लोकतंत्र का मतलब है लोकतंत्र की इच्छा शक्ति भी हो आपके अंदर। और जब तक आप लोकतंत्र की इच्छा शक्ति आपके अंदर नहीं होगी, आप लोकतंत्र को जी ही नहीं सकते। अगर लोकतंत्र के लिए मरने की इच्छा होगी, उसी भाषण में वो कहते हैं, अगर लोकतंत्र के लिए मरने की इच्छा होगी और आप लोकतंत्र के लिए मर सकते हैं, तो आप भारत के लिए जी भी सकते हैं। भारत तभी जी सकता है। हम लोकतंत्र को बचाना चाहते हैं, कैसे? बिना सैक्रिफाइस किए। हमारी बिल्कुल प्रेस, आयरन की हुई शर्ट की प्रेस तक गंदी नहीं होनी चाहिए, क्रीज नहीं बिगड़नी चाहिए। और हम चाहते हैं कि हमारे जीवन में आजादी लौट आए। हम चाहते हैं हमारे जीवन में लोकतंत्र लौट आए। और कैसे लौट आए? बस मोदी जी बटन दबाएं और डेमोक्रेसी शुरू। डेमोक्रेसी का टेस्ट है ये जो अभी आंदोलन चल रहा है, डेमोक्रेसी का टेस्ट है। और आखिरी चीज नेताजी के संदर्भ में, वो ये कि नेताजी जैसा महान नेता जिस राज्य ने दिया हो, बंगाल, उस बंगाल में अचानक ऐसा क्या घटा पिछले 40 साल में कि बंगाल एकदम प्रतिगामी और एक अपराधी राज्य के तौर पर कन्वर्ट हो गया। पूरी जनता के अंदर जो कल्चर, जो पॉलिटिक्स पेनिट्रेट की, उसमें प्रतिगामी विचार और क्रिमिनल कल्चर, संस्कृति संपन्न राज्य में ये कैसे आए? ये ठीक वैसे ही आए जैसे हिंदी भाषी राज्यों में आए। प्रतिगामी विचार और क्रिमिनल कल्चर। प्रतिगामी विचार और क्रिमिनल कल्चर का एकमात्र प्रत्युत्तर है कि बुद्धिजीवी बोलें और जनता को गोलबंद करें। बंगाल जो सांस्कृतिक राज्य माना जाता था, हिंदुस्तान की कल्चरल कैपिटल के तौर पर कलकत्ता को देखा जाता था, आज उसकी वो इमेज नहीं है।
क्योंकि बंगला के बुद्धिजीवियों ने प्रतिगामी विचारों के खिलाफ में, अपराधी संस्कृति के खिलाफ में बोलना बंद कर दिया। अधिकतर बुद्धिजीवियों ने सत्ता का दामन थाम लिया। तो लड़ाई कहां है? हिंदी भाषी राज्यों में तो बुद्धिजीवियों ने कभी अपराधी संस्कृति के खिलाफ में आवाज ही नहीं उठाई। वो चाहे हिंदी के लेखक हो, चाहे वो उर्दू के लेखक हो, चाहे वो और दूसरी भाषा के लेखक हो। क्रिमिनल कल्चर को लेकर कभी कोई एक कन्वेंशन भी हुआ लेखक संगठनों का? आप उठा के देखिए, मिनट्स उठा के देखिए लेखकों की। कभी कोई एक सेशन सिर्फ हिंदी भाषी क्षेत्रों में जो अपराधी संस्कृति कैसे पुष्पित और पल्लवित हुई और विकसित हुई, इस पर कभी कोई बहस हुई है? जनवादी लेखक संघ में, प्रगतिशील लेखक संघ में, नक्सलाइटों के संगठन में किसी में बहस हुई है? नहीं। तो प्रगतिशील संस्कृति का जन्म वो कविता, कहानी, उपन्यास से नहीं होता खाली। अंत में सुभाष चंद्र बोस के लिए सबसे अच्छी श्रद्धांजलि जानते हैं क्या होगी? मुसलमानों से प्यार करें और मुसलमानों से हेट बंद कर दें। अगर सचमुच में भारत सरकार, नरेंद्र मोदी की सरकार, योगी की सरकार, नीतीश कुमार की सरकार, ये जो तमाम एनडीए की सरकारें जो बीजेपी के कंधे सवार होकर चल रही हैं, ये ईमानदारी से अगर नेताजी सुभाष चंद्र बोस को श्रद्धांजलि देना चाहती हैं, तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस को सबसे अच्छी ट्रिब्यूट यही होगी कि आज से मुसलमानों के खिलाफ घृणा अभियान बंद कर दिया जाए और ये लव जिहाद के नाम जितने कानून आए वो वापस लिए जाएं। क्योंकि नेताजी सुभाष चंद्र बोस मुसलमानों की महत्वपूर्ण और क्रांतिकारी भूमिका को मानते थे। आरएसएस नहीं मानता कि स्वाधीनता आंदोलन में मुसलमानों की कोई क्रांतिकारी भूमिका थी। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की आजाद हिंद फौज में प्रमुख लोगों में मुसलमान थे। मुसलमानों से नेताजी सुभाष चंद्र बोस बेइंतहा प्यार करते थे। नेताजी के दुनिया के हर बड़े नेता से संबंध थे, लेकिन वे अपने आलोचना के हथियार को कभी उन्होंने गिरवी नहीं रखा। जिस समय जर्मनी ने पोलैंड पर हमला किया तो नेताजी ने कहा था कि मैं पोलैंड के साथ हूं, मैं हिटलर के साथ नहीं हूं। आरएसएस के लोगों ने तो आज तक नहीं कहा कि वो हिटलर के साथ नहीं है। नेताजी ने उसी समय हिटलर के जमाने में ही कई बार हिटलर की तीखी आलोचना की। और एक वाकया जिसका कि मैं आपको सिर्फ बहुत ब्रीफली स्मरण दिलाना चाहता हूं। नेताजी बहुत निराश हुए थे जर्मनी जाके, हिटलर से उनकी मुलाकात नहीं हो पाई थी। निराश होकर लौटे थे क्योंकि उन्हें मदद नहीं मिली थी। वही नेताजी मदद के लिए स्टालिन के पास गए थे। मदद चाहिए थी उन्हें आजाद हिंद फौज के लिए। आप सोच सकते हैं, स्टालिन ने हर तरह की मदद का आश्वासन दिया और नेताजी से तुरंत मुलाकात की, जबकि जर्मनी में हिटलर के दरवाजे पर 2 दिन तक इंतजार करते रहे हिटलर से मिलने का, लेकिन हिटलर से मुलाकात नहीं हुई उनकी। तो हिटलर किसका दोस्त है? नेताजी का दोस्त है? जी नहीं। नेताजी ने स्वयं हिटलर की कई बार आलोचना की, तीखी आलोचना की। और नेताजी की आजाद हिंद फौज के निर्माण में स्टालिन की, सोवियत संघ की बहुत बड़ी मदद थी। तो जो लोग आए दिन स्टालिन को पानी पी पी के गाली देते हैं ना, वो जरा सोचें, गंभीरता से सोचें कि जिस सुभाष चंद्र बोस पर आप गर्व करते हैं, उस सुभाष चंद्र बोस के लिए सबसे महत्वपूर्ण रसद किसने दी? स्टालिन ने दी।
तो नेताजी को याद करने का मतलब यह है कि हम उन लोगों को भी याद करें जो नेताजी के पीछे खड़े थे दीवार की तरह, ब्रिटिश साम्राज्यवाद के खिलाफ में। ब्रिटिश साम्राज्यवाद के खिलाफ में दीवार की तरह नेताजी के पीछे खड़ा था सोवियत संघ और स्टालिन, सोवियत संघ कम्युनिस्ट पार्टी, जिन कम्युनिस्टों को आप पानी पी पी के रोज गालियां देते हैं फेसबुक पर। नेताजी को याद करने का मतलब है उनको, जिन लोगों ने मदद की उनको भी याद करना, उनको भी सैल्यूट करना। नेताजी मुझे कहां मिलेंगे? नरेंद्र मोदी में और नेताजी के दृष्टिकोण में जमीन आसमान का अंतर ही नहीं है, बल्कि 3-13 का संबंध है। मैं सिर्फ एक वाक्य का जिक्र करके ये बात खत्म कर रहा हूं। मैं नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने देश के नवनिर्माण के लिए, उनका एक बहुत फेमस निबंध है, फ्री इंडिया एंड हर प्रॉब्लम्स। उन्होंने भारत के निर्माण के लिए सबसे महत्वपूर्ण किसे माना? मंदिर को नहीं, मस्जिद को नहीं, गिरजाघर को नहीं, धर्म को नहीं, आध्यात्म को नहीं, हिंदुत्व को नहीं, नेशनलिज्म को नहीं। भारत के विकास के लिए उन्होंने सबसे महत्वपूर्ण माना विज्ञान को, कि विज्ञान के आधार पर ही भारत का नवनिर्माण संभव है। और दूसरी चीज जो उन्होंने मानी और रेखांकित की, वो ये कि भारत का अगर नवनिर्माण होना है तो वह होना है राष्ट्रीय योजना आयोग के या योजना समिति के आधार पर। कांग्रेस में जब पहली बार राष्ट्रीय योजना समिति का गठन हुआ तो उसका उद्घाटन नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने किया, और उसी उद्घाटन से प्रेरणा लेकर आजादी के तत्काल बाद पंडित नेहरू ने योजना आयोग का गठन किया, क्योंकि नेताजी ने कहा था कि हिंदुस्तान के विकास के लिए प्लानिंग कमीशन बेहद जरूरी है। लेकिन नरेंद्र मोदी ने शपथ लेते ही, संसद में शपथ लेते ही पहला काम किया, उन्होंने प्लानिंग कमीशन को डिसॉल्व कर दिया। तो भारत के विकास के लिए आज आपके पास में कहीं से ऑथेंटिक आंकड़े नहीं है। भारत के विकास के लिए कहीं से आपके पास में ऑथेंटिक जानकारियां नहीं है। किस मुंह से आप नेताजी को माला पहनाएंगे? नेताजी के लिए धर्म महत्वपूर्ण नहीं था, आपके लिए धर्म महत्वपूर्ण है। नेताजी के देश के विकास के लिए विज्ञान महत्वपूर्ण था, लेकिन आपके लिए धर्म और राम मंदिर महत्वपूर्ण है। नेताजी के लिए पराक्रम महत्वपूर्ण नहीं था, लेकिन नेताजी के लिए आजादी महत्वपूर्ण थी। और आपको तो आजादी शब्द से ही नफरत है। आजादी मिलना, उसे एंजॉय करना, उसकी इच्छा रखना, उस इच्छा के लिए सैक्रिफाइस करना, ये तो आगे की चीजें हैं। तो नेताजी कहां मिलेंगे जब आप विज्ञान से प्यार करने लगेंगे? नेताजी कहां मिलेंगे जब आप आजादी के लिए मरने के लिए तैयार होंगे? तो नेताजी के जो उत्स है उसे हमें जानना चाहिए। नेताजी के विचारों का उत्स है समाजवाद। समाजवाद के बिना नेताजी संभव नहीं थे। और समाजवाद को लेकर नेताजी ने किसी से समझौता नहीं किया। उन्होंने कांग्रेस से भी समझौता नहीं किया, उन्होंने गांधी से भी समझौता नहीं किया। तो अगर नेताजी को ट्रिब्यूट देना है तो समाजवाद की रक्षा करनी होगी, समाजवाद के विचार के साथ खड़े होना होगा, और यही हमारी सच्ची श्रद्धांजलि होगी। बहुत बहुत शुक्रिया। हम 5 मिनट के बाद में फिर आएंगे और ट्रैक्टर रैली और उससे जुड़े हुए दूसरे मोदी के जो प्रसंग हैं उन पर बात करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।